सो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं वीरेंद्र सिंह अविराज स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज हम बात करेंगे फिजिक्स के बेसिक इंट्रोडक्शन की। साइंस टीम आप लोगों ने चूज़ की है और उसमें एक सब्जेक्ट आता है फिजिक्स। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है एंड कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। दोस्तों, अगर आपने फिजिक्स के साथ दिल लगा लिया, फिर रिपीट करता हूँ, दिल लगा लिया, तो इससे आसान सब्जेक्ट, इससे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट साइंस टीम के अंदर कोई हो ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले अगर दिमाग में क्वेश्चन आता है हमारे पास कि व्हाट इज फिजिक्स, है क्या फिजिक्स, क्या बला है, किस बला का नाम प्यारे बच्चों फिजिक्स है। दिमाग में क्वेश्चन आता है कि पढ़ना तो हम स्टार्ट कर दें, बट पता होना चाहिए कि एक्चुअली में फिजिक्स होती क्या है। तो बोर्ड पे लिखा गया है कि क्वेश्चन दिमाग में राइज हुआ कि व्हाट इज फिजिक्स, क्या है फिजिक्स। तो कोई बुक कुछ लिखती है फिजिक्स के बारे में, कुछ कुछ लिखती है। ग्रीक वर्ब की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स का मतलब होता है नेचर। तो किसी साइंटिस्ट ने बोला कि फिजिक्स कुछ नहीं है, अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने निकले तो कोई बोलता है कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। बोल सकते हो इट इज द स्टडी ऑफ नेचर। ओके, कोई बोलता है कि ये नेचर की स्टडी है, कोई बोलता है कि इट इज द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिनाज। आप बोले कि नेचुरल फिनोमिनाज जो भी हो रहे हैं हमारे साथ चारों तरफ, उन सब की क्या है, ये एक स्टडी है। कोई स्टूडेंट बोला या कोई साइंटिस्ट बोला कि फिजिक्स कुछ नहीं है, फिजिक्स स्टडी है। किसकी फिजिक्स है? कि चीजें यूनिवर्स के अंदर कैसे और क्यों हो रही है। रिपीट करता हूं मैं, कोई बोला कि फिजिक्स क्या है, बोला कि फिजिक्स एक स्टडी है कि व्हाई एंड हाउ थिंग्स आर हैपन इनटू यूनिवर्स। ओके, और बोल सकते हो कि यू कैन से फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ किसका, क्या, कि व्हाई एंड हाउ, किसका, कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ व्हाई एंड हाउ थिंग्स हैपन इन यूनिवर्स, कि दुनिया में चीजें कैसे घटित हो रही है, उन सब की स्टडी है फिजिक्स। कोई साइंटिस्ट बोला कि फिजिक्स है ना कुछ नहीं है, ये लॉ है, इट इज द लॉज एंड प्रिंसिपल्स। ओके, क्या बोल सकते हो, विच गवर्न द यूनिवर्स। ओके, दुनिया को चलाने के लिए जो लॉ चाहिए, जो प्रिंसिपल चाहिए, वो सब क्या है, फिजिक्स है। आप अपने चारों तरफ जितने भी फिनोमिना, जितने भी प्रोसेस देख पा रहे हो, क्या है, फिजिक्स है। मैं बोल पा रहा हूं, आप लोग सुन पा रहे हो, फिजिक्स है। आप लोग वीडियो के थ्रू बोर्ड को देख पा रहे हो, फिजिक्स है। आपके रूम के अंदर फैन चल रहा है, क्या है, फिजिक्स है। तो दुनिया में चीजें कैसे होती हैं और क्यों होती है, उन सब की स्टडी क्या कहलाती है बेटा, फिजिक्स कहलाती है। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने फिजिक्स को समझाने के लिए क्या किया, अलग अलग डेफिनेशंस का यूज किया। कोई बोला कि ये कुछ नहीं है, ये नेचर है, नेचर की स्टडी है। कोई बोला कि ये क्या है, दुनिया में चीजें क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, उन सब की स्टडी क्या कहलाई, फिजिक्स कहलाई। कोई बोला कि ये लॉज और प्रिंसिपल्स का कॉम्बिनेशन है, जो जिससे पूरी दुनिया क्या है, चलती है। एग्जाम्पल देता हूं मैं, क्यों बोला गया कि ये व्हाई एंड हाउ, एक वर्ड लिखा गया कि व्हाई एंड हाउ, क्यों और कैसे थिंग्स आर हैपन इनटू यूनिवर्स। जैसे कि मैं बोलूं कि मेरे हाथ में है ना ये मार्कर है, क्लियर, इसको अगर आप ड्रॉप करो तो ये नीचे की तरफ गिरता है। तो सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन आया कि इसको अगर ड्रॉप किया तो ये नीचे क्यों गिरा, व्हाई, अपने को आंसर मिलेगा, ग्रेविटी के कारण ये नीचे गिरा। हाउ, कैसे, क्या हुआ इसके साथ, भाई ऊपर से इसको ड्रॉप किया तो ये कितने टाइम में नीचे पहुंचा, नीचे जब ये आया तो कितनी वेलोसिटी से ये दूसरे हाथ पे या जमीन के साथ टकरा रहा है, तो कैसे हो पाया ये सब चीजों की स्टडी क्या कहलाई प्यारे बच्चों, वो क्या कहलाया, फिजिक्स कहलाया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अपने चारों तरफ जितने भी फिनोमिनाज हो रहे हैं उन सबको स्टडी करना भी क्या कहलाता है बेटा, फिजिक्स कहलाता है। अब डेली लाइफ के, जिंदगी के एक एक पल के अंदर, डेली लाइफ के एक एक सेकंड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, फिजिक्स के प्रिंसिपल्स और फिजिक्स के लॉज को क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं। तो आता है कि अगर ये सब फिजिक्स हैं तो इसके स्कोप क्या हो सकते हैं, कि क्यों ये सब सब्जेक्ट इतना एक्साइटेड है, क्यों हम इसके अंदर एक्साइटमेंट क्रिएट करें।
और इसके अंदर स्कोप्स क्या क्या है, मतलब क्या क्या अपने को पढ़ने को मिलेगा, एंड दूसरी साइंस के साथ या दूसरे सब्जेक्ट के साथ फिजिक्स आपका रिलेशन कैसे मतलब रखता है। तो सबसे पहले सिचुएशन आई कि फिजिक्स क्या होती है, बहुत सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे अगर ढूंढने चलोगे। आप अपनी कोई डेफिनेशन बना सकते हो कि फिजिक्स क्या है, बोला कि बेसिक प्रिंसिपल्स को स्टडी करना क्या है बेटा, फिजिक्स है। कोई आपको रॉन्ग नहीं कर सकता, गलत नहीं कर सकता। तो कुछ नया नहीं बताया गया है, हम सिर्फ बेसिक क्या कर रहे हैं, फिजिक्स के साथ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मन में क्वेश्चन आता है कि जो फिजिक्स है ना कि वो मैथ्स के साथ कैसे रिलेटेड है। तो हम क्वेश्चन लिखते हैं कि what are the relationship of physics, you can say physics with mathematics, और you can say chemistry, you can say एक सब्जेक्ट है बहुत ही अच्छा, ओके, और you can say बायोलॉजी के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है, बिल्कुल। और कोई बोल सकता है आर दे सेम, क्या ये सारे एक ही हैं। मन में क्वेश्चन उठता है कि सर और सारी भी साइंस में सब्जेक्ट पढ़ते हैं, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस है, उनके साथ फिजिक्स कैसे रिलेशनशिप रखता है। या एक अलग सब्जेक्ट की बात करूं कि मैथमेटिक्स के साथ आपका फिजिक्स क्या रिलेशनशिप रखता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स और जो मैथमेटिक्स है ना ये एक दूसरे के साथ हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशनशिप रखते हैं। दोनों के बीच में लड़ाई भी होती है, बट दोनों में से एक भी अगर गायब हुआ तो आदमी क्या होगा, अधूरा हो जाएगा। तो आप एक तरीके से कह सकते हो कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप रखते हैं। तो बिना मैथ्स के फिजिक्स अधूरी है एंड बिना फिजिक्स के मैथ्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप ऐसा बोल सकते हैं। ओके, तो आप लिख सकते हो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आर कोरिलेटेड, एक दूसरे के ऊपर क्या है, रिलेशन रखते हैं। कैसे, एग्जांपल देता हूं मैं आपको। 10th पास करके आप आए हो, आपने एक बेसिक रूल पढ़ा होगा 10th क्लास में, ओम्स लॉ, सबने पढ़ा होगा ओम्स लॉ। तो किसी ने बोला कि ओम्स लॉ क्या है, तो थ्योरेटिकली बताया गया कि अगर किसी कंडक्टर के टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रख दे तो क्या होता है, उसमें जो करंट फ्लो करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। अब बोलोगे सर आप तो 10th पढ़ाने लग गए। बेटा मैं 10th नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको फिजिक्स और मैथ्स में रिलेशनशिप बता रहा हूँ। तो सिचुएशन क्रिएट हुई कि थ्योरेटिकली बताया, एक टीचर ने थ्योरेटिकली बताया कि अगर कंडक्टर का टेम्परेचर रख दिया जाए कांस्टेंट तो उसमें फ्लो करने वाला करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। किसका पोटेंशियल डिफरेंस, कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस में। तो ये थ्योरेटिकली बोला गया। अब गलती से क्या हुआ, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ गया ओम्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल को थ्योरी के बेस पे कैसे सोल्व करें, सोल्व नहीं हो सकता। तो किसी ने बोला कि इस ओम्स लॉ को थ्योरी की बजाय आप लोग क्या कर सकते हो, मैथ्स की टर्म में भी सोल्व कर सकते हो। तो कोई बोला कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के, लेकिन कब होता है, वो तब होता है जब टेम्परेचर को क्या रखे, कांस्टेंट। तो यहाँ से रिलेशनशिप निकल के आ गई। कोई बोला कि प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटा दो तो एक कांस्टेंट आ जाएगा 1/r, और आपके पास फॉर्मूला बन गया V = RI। ये ओम्स लॉ है, सब लोगों ने पढ़ा है। तो थ्योरेटिकली बोले तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो करंट डिपेंड करता है पोटेंशियल पे, होता है ऐसा, बट थ्योरी में होता है। लेकिन मैथ्स मेरे को पता था तो मैंने इसको क्या किया, मैथमेटिकली भी एक्सप्रेस कर दिया। अब खुद सोचो, अगर ये मैथ्स नहीं होता तो हम लोग ओम्स लॉ की ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट पता ही नहीं लगा पाते, और ये अपने को नहीं पता होता तो इस लॉ पे जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके बन सकते थे वो क्या होते, पूरे नहीं होते। तो आप कह सकते हो कि मैथमेटिक्स के बिना फिजिक्स क्या है बेटा, अधूरी है। और मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। दुनिया में बहुत सारे साइंटिस्ट बैठे होंगे इस टाइम पे, और प्लेनेट्स को लेकर के, यूनिवर्स को लेकर के, चीज़ों को लेकर के बहुत सारी थ्योरी उनके दिमाग में काम कर रही होंगी। तो वो सब क्या करते हैं, इन थ्योरीज को मैथ की टर्म में एक्सप्लेन करते हैं। तो आप कह सकते हो कि बहुत सारे मैथमेटिशियंस लगे हुए हैं फिजिक्स को क्या करने के लिए, इजी करने के लिए। तो मैं बोल के गया था अगर हम लोग फिजिक्स को हटा दें लाइफ के पार्ट से तो मैथमेटिशियंस दुनिया में बहुत सारे क्या होंगे, जॉबलेस हो जाएंगे।
क्या बोला मैं, अगर फिजिक्स को हम साइंस से हटाते हैं तो बहुत सारे मैथमेटिशियंस क्या हो जाएंगे, जॉबलेस हो जाएंगे। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं। फिजिक्स को इजी बनाने के लिए मैथ्स की रिक्वायरमेंट हुई, और अगर फिजिक्स नहीं होता तो मैथ्स की क्या होते, स्कोप्स नहीं बढ़ पाते। क्लियर? तो आप कह सकते हो फिजिक्स और मैथमेटिक्स क्या एक दूसरे से कोरिलेटेड है। और डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे आपने क्या होंगे, केमिस्ट्री के पोर्शंस को भी फिजिक्स में पढ़ा होगा। 10th क्लास में से आप आए हो, आपने एटम की प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ सुना होगा, आपने कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर के डिफरेंस को पता होगा। तो उनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज या उनके कह सकते हो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बेस पे हम उनको क्या करते थे, अलग अलग करते थे, डिफ्रेंशिएट करते थे। तो सिचुएशन सिंपल है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री भी क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। हम बहुत सारे फिनोमिना +1 क्लास के अंदर पढ़ेंगे जिनके अंदर क्या करते हैं, हम केमिस्ट्री के पार्ट का यूज करते हैं। एग्जांपल के तौर पे कन्वेक्शन आपने पढ़ा होगा, आपने रेडिएशंस पढ़ी होंगी, आपने कंडक्शन पढ़ा होगा, केमिस्ट्री का एक पोर्शन आता है। लेकिन इसी सेम पोर्शन को हम लोग क्या करेंगे, +1 की फिजिक्स के अंदर, 12th की फिजिक्स के अंदर भी पढ़ के चलेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा किसके अंदर, केमिस्ट्री के अंदर। लेकिन उस एटॉमिक स्ट्रक्चर के हेल्प पर फिजिक्स की, क्वांटम फिजिक्स के बहुत सारे फिनोमिना क्या होते हैं, सोल्व होते हैं। तो आप ये भी कह सकते हो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या है, सगड़ रिलेशनशिप है। बायोलॉजी से कैसे रखता है, अगर मैं बायोलॉजी में बोलूं कि हमारी वेन्स के अंदर है ना, ब्लड फ्लो कर रहा है, बायोलॉजी ऐसा बोलती है, जिसकी वजह से आदमी जीवित है। लेकिन आपकी फिजिक्स बोलती है कि ये ब्लड जो फ्लो कर रहा है ना, ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से फ्लो कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, बायोलॉजी को इजी बनाने के लिए भी फिजिक्स की रिक्वायरमेंट पड़ी। और आपकी मेडिकल साइंस के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारी ऐसे इक्विपमेंट बने हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, सर्जरी वगैरह कर सकते हैं, या जिनके अंदर बॉडी को स्कैन किया जा सकता है। सबके बेसिक प्रिंसिपल्स की अगर बात करें तो कहाँ से निकल के आता है, फिजिक्स से निकल के आता है। तो जितनी भी अदर साइंसेज हैं वो सारी की सारी क्या है बेटा, वो सारी की सारी फिजिक्स से रिलेटेड है। तो ये अदर साइंसेज के साथ हमारी क्या निकल के आती है, फिजिक्स की रिलेशनशिप निकल के आती है। साफ करता हूँ, होप करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब सबसे पहले सिचुएशन क्रिएट होती है क्या, कि फिजिक्स एक्चुअली में है क्या। अब मैंने बोला कि फिजिक्स है नेचर, स्टडी ऑफ नेचर। फिजिक्स है क्या, फिजिक्स है स्टडी ऑफ लॉज एंड प्रिंसिपल, ओके, विच गवर्न्स द यूनिवर्स, जिनकी वजह से दुनिया चलती है। उन लॉज और प्रिंसिपल्स की स्टडी क्या कहलाती है बेटा, फिजिक्स कहलाती है। तो सिंपल सी बात है कि फिजिक्स के दो बेसिक फंडामेंटल क्या है बेटा, प्रिंसिपल्स हैं। ओके, तो मैं बात करता हूं बेसिक, या यू कैन से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इन फिजिक्स। क्लियर? फिर मैं रिपीट कर देता हूं बेटा, जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं, कोई इस पे न्यूमेरिकल नहीं आना है, सिर्फ मैं आपका फिजिक्स के साथ क्या करा रहा हूं, इंट्रोडक्शन करा रहा हूं। तो सिचुएशन आई कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है फिजिक्स के अंदर। तो दो प्रिंसिपल फिजिक्स के हैं। फर्स्ट वन इज यूनिफिकेशन, यूनिफाई करना, और सेकंड है रिडक्शनिज्म, रिडक्शनिज्म। क्लियर? फर्स्ट वन इज यूनिफिकेशन, सेकंड इज रिडक्शनिज्म, राइट? ओके, अब मैं इन दोनों के बीच में तुमको डिफरेंस बताता हूं कि यूनिफिकेशन का क्या मतलब है। देखो, फिजिक्स में बहुत सारी चीजों को, फिजिकल लाइफ के अंदर बहुत सारे प्रोसेस को, प्रिंसिपल्स को सिर्फ फिजिक्स क्या करती है, एक बेसिक लॉ के बेस पे क्या करती है, सोल्व कर देती है। एग्जांपल लेता हूं मैं, आप लोगों ने 9th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा होगा, ग्रेविटेशन। क्लियर? ग्रेविटेशन की स्टडी करके हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं कि प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड सन। ओके, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जो सन के चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। कैसे पता लगा, क्यों रिवॉल्व करते हैं, सिर्फ ग्रेविटेशन के रूल से पता लग गया। न्यूटन ने एक्सप्लेन किया था कि ये रूल होता है F=G(m1m2/r²), राइट? ये लॉ का मैथमेटिकल स्टेटमेंट था, तो इसको यूनिवर्सल लॉ भी बोला गया। इससे क्या पता लगा सकते हैं, अगर अपने को पता लगाना है कि y, इस मार्कर को मैं ड्रॉप कर दूं तो ये नीचे गिरता है। ओके, y a यू कैन से स्टोन dropped from a height always
ओके, फॉल्स डाउनवर्ड, ये हमेशा नीचे ही क्यों गिरता है? तो किस वजह से? ग्रेविटी के कारण। आपका सिंपल आंसर रहेगा। क्लियर? बारिश जब होती है तो बूंदे नीचे ही क्यों गिरती हैं? ग्रेविटी के कारण। क्लियर? आप विस्कोसिटी, फ्लूइड फ्लो करता है, फ्लूइड मैकेनिज्म आप पढ़ोगे, किस कारण से होता है वो? विस्कोसिटी के कारण, सॉरी ग्रेविटी के कारण। विस्कोसिटी एक फिनोमिना है किसका? फ्लूइड के मैकेनिज्म का। तो उसके किस वजह से हो पाता है वो? ग्रेविटी के कारण। समुद्र में लहरें उठती हैं, क्यों उठती हैं? ग्रेविटी के कारण। बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं जो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। मून है, अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। आप और मैं जमीन पे खड़े हैं, किस कारण से? सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन के कारण। तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारे प्रोसेस आपके लाइफ के अंदर हो रहे हैं, बट उन सबको सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के लॉ के बेस पे उनको स्टडी किया जा सकता है। तो यूनिफाई कर दिया हमने उसको। सिर्फ एक बेसिक प्रिंसिपल क्या करता है? बहुत सारे प्रोसेस को, बहुत सारे प्रिंसिपल्स को, बहुत सारे लॉज को क्या कर देता है? एक्सप्लेन कर देता है। और थोड़ा सा अगर डीपली चले तो सिचुएशन क्रिएट हुई कि हमने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को स्टडी किया। किसको स्टडी किया? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन को हमने स्टडी किया तो एक फिनोमिना हुआ वहां पे, इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। क्या बोला मैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो मींस चार्ज, और मैग्नेटिज्म यानी कि जब वो किस में आता है? मोशन में आता है। तो मूविंग चार्ज को जहां स्टडी करते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहलाता है। अब इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की प्रोसेस के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बनती हैं जिनको ईएम वेव बोलते हैं। इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बेस के ऊपर हम स्टडी कर सकते हैं कि मूविंग, आपने 10th क्लास में टॉपिक पढ़ा था कि एक कंडक्टर में जब करंट फ्लो करता है, चार्ज पार्टिकल फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के प्रोसेस के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक मोटर को डिस्कवर किया। इसी के बेस के ऊपर आप कह सकते हो एक फिनोमिना हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसके ऊपर ट्रांसफार्मर काम करता है। इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर हम बहुत सारी ऐसी मेडिकल साइंस में यूज होने वाली इक्विपमेंट्स और डिवाइसेस के प्रिंसिपल्स को स्टडी कर सकते हैं। तो बहुत सारे साइंस का अगर मैं बात करूं तो सिंगल लॉ के जरिए फिजिक्स उनको क्या करती है? एक्सप्लेन कर देती है। इस कंडीशन को बेटा हम क्या बोलते हैं? यूनिफिकेशन बोलते हैं। तो आप कह सकते हो कि फिजिक्स ने क्या क्या चीजों को यूनिफाई कर दिया। आगे आया रिडक्शनिज्म। क्लियर? कि चीजें रिड्यूस हो गई। कैसे? जैसे कि आपको क्या करना था? स्टडी करना था। आप 10th क्लास के अंदर पढ़ के आए हो स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर, एक डिवाइस है रिडक्शनिज्म। क्लियर? एक डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है डियर स्टूडेंट्स? आप सबको पता है कि उसके अंदर एक कॉइल मूव करती है। कॉइल जब मूव करती है तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर इंड्यूस होता है। राइट? ये हमने पढ़ना था। अब आपको इलेक्ट्रिक जनरेटर की अगर बात करें तो ध्यान में आता है कि अंदर क्या क्या हो रहा होगा, लेकिन क्या जब 10th क्लास की फिजिक्स में पढ़ा तो इसका प्रिंसिपल आया। प्रिंसिपल आने के बाद इसके अलग अलग पार्ट्स हो गए। क्या क्या पार्ट्स हो गए? मैग्नेटिक फील्ड देने के लिए मैग्नेटिक पोल्स हो गए। बोला गया कि एक इसके अंदर आर्मेचर कॉइल होती है, बोला गया इसके अंदर क्या होते हैं? आप कह सकते हो कि इसके अंदर स्लिप रिंग्स या सिपलेट रिंग्स होती हैं। स्लिप रिंग बोलेंगे या क्या बोलेंगे? सिपलेट रिंग्स बोलेंगे। एसी और डीसी दो टाइप का जनरेटर होता है। क्लियर? और अगर मैं थोड़ा सा बात करूं तो इसके अंदर क्या होती हैं? कार्बन ब्रशेज होते हैं। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक जनरेटर पूरी की पूरी एक डिवाइस थी, लेकिन अलग अलग टुकड़ों में उसको बांट दिया गया। अब हर एक की वर्किंग 10th क्लास के अंदर हमें इजीली समझ में आ गई थी। तो जनरेटर की वर्किंग समझ में नहीं आती, लेकिन उसको टुकड़ों में तोड़ करके जब हमने समझा तो ये क्या हो गया? बहुत सारा, पूरी एक डिवाइस है ना, अलग अलग चीजों में बट करके क्या होगी? उसके प्रिंसिपल को समझना हमने रिड्यूस कर दिया। ओके, इसको रिडक्शनिज्म बोलते हैं। क्लियर? तो क्या कंडीशन आई? यूनिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे प्रोसेस हम क्या करते हैं? एक सिंगल लॉ के जरिए एक्सप्लेन कर देते हैं। और रिडक्शनिज्म का क्या मतलब हुआ कि एक सिंगल डिवाइस को हमने समझना था, लेकिन छोटे छोटे पार्ट्स के वर्किंग को समझ करके हम क्या कर सकते हैं? उस डिवाइस को समझना इजी कर देते हैं। तो रिड्यूस कर दिया हमने चीजों को। क्लियर? तो ये दो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं फिजिक्स का, एक तो किसी चीज को यूनिफाई करना और एक किसी चीज का रिडक्शन कर देना। क्लियर? साफ करता हूं मैं, आगे बढ़ते हैं। और फिजिक्स क्या कर सकती है, क्या इसके अंदर स्कोप्स है? तो अभी तक आपने सीखा कि फिजिक्स होती क्या है,
आपने सीखा कि फिजिक्स की दूसरी साइंस की ब्रांचेज के साथ क्या रिलेशनशिप है, आपने सीखा कि फिजिक्स किन बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करती है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के ऊपर, तो यूनिफिकेशन और दूसरा आपने पढ़ा रिडक्शनिज्म। क्लियर? तो ये दो बेसिक प्रिंसिपल्स निकल करके आए। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा और इंटरेस्ट भी धीरे धीरे क्रिएट हो रहा होगा। अगर नहीं क्रिएट हो रहा है तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों हम इसको इतना एक्साइटेड मूड में लें, इसके अंदर क्या क्या स्कोप्स है आपके पास। ओके, तो मैं बात करता हूं फिजिक्स के स्कोप्स की एंड एक्साइटमेंट की। क्लियर? इन फिजिक्स। क्लियर? फिजिक्स क्या है? साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, हम लॉज और प्रिंसिपल को पढ़ते हैं जिनसे क्या होती है, पूरी दुनिया चलती है। तो इसके अंदर क्या क्या स्कोप्स हैं, क्या क्या इसके अंदर एक्साइटमेंट्स हैं। क्लियर? तो ध्यान रखना बेटा, दो लेवल के ऊपर आप लोग फिजिक्स को स्टडी करोगे। एक लेवल इसका मैक्रोस्कोपिक लेवल, क्या बोला मैं इसको, मैक्रोस्कोपिक लेवल, और दूसरा बोला कि मैं फिजिक्स को स्टडी करेंगे किस लेवल के ऊपर, माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर। क्लियर? मैक्रोस्कोपिक बड़ी चीजें, माइक्रोस्कोपिक छोटी छोटी चीजें। ओके, बहुत बड़ा पत्थर मैक्रोस्कोपिक, छोटा सा उसका डस्ट पार्टिकल माइक्रोस्कोपिक। तो दो लेवल्स के ऊपर हम क्या करते हैं, फिजिक्स को स्टडी करते हैं। फर्स्ट में मैं बात करता हूं इसके स्कोप्स की, यानी कि हम दो क्लासेस जो +1 और +2 आएंगी उसमें फिजिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे, वो इसके स्कोप्स है। क्यों इतनी एक्साइटेड है हमारी फिजिक्स, आगे हम पढ़ेंगे। तो मैं बोला कि फिजिक्स को स्टडी करते हैं किन लेवल्स के ऊपर, दो लेवल्स के ऊपर। एक लेवल है माइक्रोस्कोपिक लेवल और दूसरा क्या आपका मैक्रोस्कोपिक लेवल। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी, मैक्रोस्कोपिक लेवल की। ओके, तो स्कोप्स की बात करूं फिजिक्स के अंदर, ओके, तो मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर हम क्या करते हैं, मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर यानी कि लार्ज स्केल के ऊपर हम लोग फिजिक्स को 4 मेन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 4 में। बताता हूं क्या क्या। सबसे पहला आता है मैकेनिक्स, चीजों के मोशन को पढ़ना। दूसरा आता है थर्मोडायनामिक्स, स्टडी ऑफ टेम्परेचर। तीसरा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, राइट। और चौथा आता है ऑप्टिक्स। बोले कि सर अभी तो बता रहे थे बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, अब तो पता नहीं आप क्या क्या लिखने लग गए, बहुत आसान। तो स्पेशली अगर मैं बात करूं मैकेनिक्स की और मैं बात करूं थर्मोडायनामिक्स की, ये दोनों आपके +1 के टॉपिक है। और मैं बात करूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की और ऑप्टिक्स की, तो ये दोनों आपके 12th क्लास के बेटा टॉपिक्स हैं। क्लियर? 1 बाय 1 हम पढ़ते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। मैक्रोस्कोपिक लेवल यानी कि हम क्लासिकल फिजिक्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, क्लासिकल फिजिक्स की। ये चीजें जो अभी नहीं हुई है, ये बहुत साल पहले किसने डिस्कवर कर दी थी, और उन्होंने जो डिस्कवर किए थे प्रिंसिपल और लॉज, उन्हीं को हमने पढ़ना है, लार्ज चीजों को हमने पढ़ना है। तो मैकेनिक्स के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले +1 क्लास के अंदर आप टॉपिक पढ़ोगे मोशन, चीजें मूव कैसे करती है, काइनेमेटिक्स उसका आप नाम ले सकते हो। दूसरा आप पढ़ोगे कि ऑब्जेक्ट्स में लगता है फोर्स, तो आपका टॉपिक आएगा फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। 9th क्लास में भी आपने पढ़ा था। क्लियर? मैकेनिक्स का ही पार्ट है। आप लोग पढ़ोगे 9th में पढ़ के आए थे, वर्क आप लोग पढ़ोगे, एनर्जी आप लोग पढ़ोगे एंड पावर का आप लोग टॉपिक पढ़ोगे। क्लियर? ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में भी चलती हैं, रोटेशन भी करती हैं, गोल गोल भी घूमती हैं, तो आप लोग पढ़ोगे रोटेशनल मोशन। क्या पढ़ोगे, रोटेशनल मोशन। इसके बाद +1 क्लास के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके पास आएगा, दैट इज ग्रेविटेशन, जिसने तो पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। ओके, ग्रेविटेशन हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे किसकी, ऑफ सॉलिड्स। हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे किसकी, फ्लूइड्स, फ्लूइड्स की प्रॉपर्टी पढ़ोगे। क्लियर? उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोशन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, मैकेनिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप लोग एक मोशन पढ़ोगे, दैट इज ऑस्किलेशन। पेंडुलम का जो मोशन होता है, ऐसे ऐसे हिलता रहता है, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ। 9th क्लास में किसी ने बताया होगा। और आप क्या पढ़ोगे, वेव पढ़ोगे बेटा। क्या पढ़ोगे, वेव।
और वेव भी कौन सी पढ़ोगे, मैकेनिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल वेव की। किसकी बात करेंगे, मैकेनिकल वेव्स की। मैकेनिकल वेव जिसकी मैं बात कर रहा हूं साउंड, मैं बोल पा रहा हूं, तुम सुन पा रहे हो, साउंड की वजह से ऐसा हो रहा है। तो मैकेनिक्स के ये चैप्टर्स हमारे पास क्या आएंगे, फिजिक्स के अंदर आएंगे। मोशन हम लोग पढ़ेंगे, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन आप लोग पढ़ोगे, वर्क एनर्जी पावर का टॉपिक आप पढ़ोगे, रोटेशनल मोशन आप लोग स्टडी करोगे, ग्रेविटेशन आप लोग स्टडी करोगे, फ्लूइड की और सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज को आप लोग स्टडी करोगे, और ऑस्किलेशन और वेव्स को आप लोग पढ़ के चलोगे। तो ये हमारे पास बेसिक 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टोटल चैप्टर्स होंगे किसके, मैकेनिक्स के। उसके बाद आता है थर्मोडायनेमिक्स, स्टडी ऑफ टेम्परेचर। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि स्टीम इंजन कैसे काम करता है, आप लोग पढ़ोगे हीट इंजन। हीट इंजन को समझ करके इंसान ने क्या किया, डेवलप कर लिया डीजल इंजन। इसके अलावा गैसेज को स्टडी करने के लिए टेम्परेचर अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग पढ़ते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। ये सब बेटा क्या है, मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर आपकी क्लासिकल फिजिक्स है। तो +1 क्लास के अंदर आपके टोटल मिलाकर के क्या हो गए, 10 चैप्टर हो गए, 10 यूनिट्स हो गई। चैप्टर का नाम लोगे तो बहुत सारे हो गए, बट यूनिट्स की बात करोगे तो टोटल कितनी होगी बेटा, 10 हो गई। और इजी पार्ट्स में अगर उसको डिवाइड करना चाहो तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे लार्ज स्केल के ऊपर, क्योंकि यहाँ बात नहीं किया जाएगा कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, यहाँ बोला जाएगा कि कार मूव कर रही है, रेलगाड़ी मूव कर रही है, एरोप्लेन उड़ रहा है, क्रिकेट बॉल मूव कर रही है हवा के अंदर। बोला जाएगा कि आप फोर्स लगाते हो ऑब्जेक्ट्स पे, कभी भी ये नहीं बोला जाएगा कि एटम्स फोर्स लगा रहे हैं। तो छोटी चीजें नहीं पढ़ेंगे हम, लार्ज स्केल के ऊपर बात करेंगे ऑब्जेक्ट्स की। ओके, तो दो पार्ट्स में आप लोग +1 के फिजिक्स को डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट वन मैकेनिक्स, दूसरा क्या है, थर्मोडायनेमिक्स। मैकेनिक्स के अंदर इतने सारे चैप्टर्स आएंगे और थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ये सारी चीजें आएंगी। क्लियर? ओके, अब चलते हैं +2 की तरफ। तो मैंने +2 की फिजिक्स को 2 पार्ट्स में तोड़ दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर और दूसरा किसके अंदर, ऑप्टिक्स के अंदर। ध्यान रखना किस लेवल पे, मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर। तो यहां हमने क्या पढ़ा, यहां हम लोग पढ़ के चलेंगे क्या, कि सबसे पहले आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है क्या, चार्ज, और स्टैटिक का क्या मतलब होता है, रेस्ट। तो आप लोग पढ़ोगे स्टैटिक चार्ज। ऊपर लिखा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी कि मूविंग चार्ज। आप लोग पढ़ोगे इलेक्ट्रिक करंट। ओके, कौन सा करंट है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में भी कौन सा, सिर्फ डीसी, डायरेक्ट करंट। आप लोग पढ़ोगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्या पढ़ोगे, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। क्लियर? 10th क्लास में भी तुमने पढ़ा था ये टॉपिक। आप लोग क्या पढ़ोगे, आप लोग पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या पढ़ोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, और क्या पढ़ोगे आप लोग पढ़ोगे ईएम वेव। क्लियर? तो चार्ज के ऊपर आप लोग इतने टाइप के चैप्टर क्या करोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यू कैन से, इलेक्ट्रिक करंट यू कैन से, करंट इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसमें जनरेटर ट्रांसफार्मर वगैरह आएंगे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वायरलेस कम्युनिकेशन की हम बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के इतने पार्ट्स आप 12th क्लास के अंदर पढ़ोगे। तो टोटल 1 2 3 4 5 यूनिट होगी। ऑप्टिक्स में क्या पढ़ोगे, आप लोग लाइट को स्टडी करोगे। लाइट में क्या क्या हो सकता है, 10th क्लास में आपने पढ़ा था रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होता है, 10th क्लास में आपने पढ़ा था रिफ्रैक्शन का फिनोमिना होता है। बहुत सारी ऑप्टिकल डिवाइसेस होती हैं, टेलीस्कोप होता है, माइक्रोस्कोप होता है, ह्यूमन आई होती है। ये सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी कहाँ पे, ऑप्टिक्स के अंदर। तो ये मैक्रोस्कोपिक लार्ज स्केल की क्लासिकल फिजिक्स की, राइट। अब बात करते हैं छोटी फिजिक्स की, यानी कि माइनर पार्टिकल्स की, यानी कि माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर। ओके, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर बात करोगे आप, साफ करता हूं मैं इसको। तो 2 पार्ट्स में मैंने +1 की फिजिक्स को डिवाइड कर दिया, एक मैकेनिक्स और दूसरा थर्मोडायनेमिक्स। +2 वाली को छोड़ो, टाइम आएगा जब हम पढ़ लेंगे। ओके, अब मैं बात करता हूं कि माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर हम लोग क्या पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम फिजिक्स। अब बोलो कि ये नया वर्ड सुनने को मिल गया सर, क्वांटम, लाइट के पार्टिकल, लाइट के पार्टिकल्स। 10th क्लास में तो किसी ने तुमको बोला था कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में।
हल्का फुल्का उसने बता दिया होगा कि लाइट भी एक वेव की तरह बिहेव करती है, लेकिन ये तो सर आपने नया ही लिख दिया क्वांटम। हाँ जी बिल्कुल, लाइट के भी पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन की तरह उन पे चार्ज नहीं होता है, और जब वो मोशन में आते हैं तो वो मासलेस बन जाते हैं, उनका मास इनफाइनाइट हो जाता है ही पार्टिकल है बट चार्जलेस है। तो सिंपल सी बात है, क्वांटम फिजिक्स के अंदर हम इसको पढ़ के चलेंगे। और माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर आप लोग क्या पढ़ोगे, आप लोग पढ़ोगे एटॉमिक थ्योरी को, इसको पढ़ोगे एटॉमिक थ्योरी को, क्लियर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर और न्यूक्लियस को आपको पढ़ने को मिलेगा। और आप लोग क्या पढ़ के चलोगे, एटॉमिक थ्योरी पढ़ोगे तो आप लोग सेमीकंडक्टर का एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ के चलोगे, क्लियर। तो माइक्रोस्कोपिक स्मॉल स्केल के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इतने टाइप की फिजिक्स पढ़ के चलते हैं। कौन सी क्लास के अंदर, 12th में जाकर के पढ़ेंगे। मॉडर्न फिजिक्स इसको मैं बोल लूंगा। क्लासिकल फिजिक्स बहुत सारे पहले क्या बने थे, लॉज और प्रिंसिपल्स बने थे, उनको स्टडी करना मैक्सिमम कवर हो चुका होगा +1 क्लास के अंदर। 12th में जाओगे मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे, आज भी हम यूज करते हैं। सेमीकंडक्टर की मैं बात करूं, आपके चारों तरफ बहुत सारी सेमीकंडक्टर डिवाइसेज हैं। एलईडी घर में लगी होगी, मोबाइल फोन होगा, लैपटॉप होगा, एलईडी बल्ब होते हैं, चिप वगैरह होती है, पेन ड्राइव वगैरह होता है, सेमीकंडक्टर है। मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न चीजें ये सब, ओके। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर हमने अपने को ये पढ़ने मिलेंगे। तो इतने सारे स्कोप्स हैं आपके फिजिक्स के अंदर, क्या बोला मैं, ये सारी चीजें आपको 2 साल के अंदर पढ़ने को मिलेंगी। ध्यान रखना, बहुत लार्ज सिलेबस अगर आपको लग रहा है तो टाइम भी बेटा अपने पास कितने टाइम का है, साल का है, 2 साल का। तो 2 इयर्स के अंदर 1 बाय 1 हमको क्या करेंगे, चैप्टर्स में इसको डिवाइड करके, यानी कि इन पार्ट्स को भी डिवाइड करके हम लोग क्या करेंगे, फिजिक्स को पढ़ेंगे, क्लियर। आगे आता है एक्साइटमेंट क्या है फिजिक्स के अंदर, कि क्यों हम इसको इतना एक्साइटेड होकर के पढ़े, क्लियर। तो मैं बात करता हूं एक्साइटमेंट्स इन फिजिक्स, क्लियर। एक फेमस साइंटिस्ट बोलता है कि फिजिक्स को आप लोग डीपली पढ़ के चलोगे, फिजिक्स को क्या, तो हम बात करते हैं कि फिजिक्स में क्या एक्साइटमेंट्स हैं। तो एक साइंटिस्ट बोलता है कि द स्टडी ऑफ फिजिक्स, स्टडी ऑफ फिजिक्स, ओके, गिव्स बर्थ टू ए न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, फिजिक्स को अगर हम लोग स्टडी करें तो एक न्यू टेक्नोलॉजी का क्या होता है, जन्म हो जाता है। एग्जांपल देता हूं, जब साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, क्लियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जब स्टडी किया जा रहा था, फिजिक्स का एक पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब चार्ज पार्टिकल ऑस्किलेशन करता है तो उससे वेव्स निकलती हैं, रेडिएशंस निकलती है, उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोला गया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जब स्टडी किया जा रहा था तो हुआ क्या, नई टेक्नोलॉजी निकल करके आ गई, क्या, वायरलेस कम्युनिकेशन। यूट्यूब क्या है, वायरलेस कम्युनिकेशन ही तो है। किसी ने वीडियो बनाया, अपलोड कर दिया, आप उसको कंटिन्यू देख पा रहे हो, ओके। फिर क्या हुआ, आपका ये जो वाईफाई है, वो जो इंटरनेट है, वो सारा का सारा क्या हो पाया, वो इजी हो पाया, ओके। और क्या है, अगर मैं बात करूं, अगर और हम बात करें कि कैसे फिजिक्स को स्टडी करने से न्यू टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ, तो सेमीकंडक्टर की चिप्स, सेमीकंडक्टर नाम का जब मटेरियल मिला तो बहुत सारी चीजें बन गई सेमीकंडक्टर के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बन गई। क्या क्या, आपका लैपटॉप ले सकते हो, जिस फोन से आप लोग वीडियो देख पा रहे हो, मोबाइल फोन का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो था, क्लियर, वो भी सेमीकंडक्टर चिप्स के बेस पे सेमीकंडक्टर सर्किट पे मिला। आपके घर में टीवी लगा होगा, एलईडी लगा होगा, लाइट एमिटिंग डायोड, बहुत सारी ऐसी, पेन ड्राइव आप लगा लो, सारे के सारे। जब सेमीकंडक्टर को स्टडी किया जा रहा था ना, तो नई टेक्नोलॉजी निकल के आ गई, ये सारी चीजें भी इससे बनाई जा सकती है, ओके। तो साइंटिस्ट किसी ने ठीक ही कहा था कि अगर तुम लोग फिजिक्स को स्टडी करते हो ना, तो एक नई टेक्नोलॉजी को क्या करते हो, जन्म दे देते हो, क्लियर। इसके अलावा अगर मैं और बात करूं तो एक साइंटिस्ट बोला कि अगर आपको नई टेक्नोलॉजी का जरूरत है ना, नीड ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, अगर आपको नई टेक्नोलॉजी की जरूरत है, ओके, सो
you have to study physics डीपली। क्लियर? अगर आपको नई टेक्नोलॉजी को जन्म देना है, अगर आपको जरूरत है न्यू टेक्नोलॉजी की, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिजिक्स को डीपली स्टडी करना पड़ेगा। कैसे? मैं क्यों बात बोल पा रहा हूं, देखिए, किसी साइंटिस्ट ने, मैक्सवेल ने, आप कह सकते हो, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का स्टडी करना स्टार्ट किया, तो उस स्टडी के बेस पे उसने एक डिवाइस बनाई, इलेक्ट्रिक जनरेटर। लाइट चली जाती है, याद आता है इलेक्ट्रिक जनरेटर, हैंडल मार के आ जाओ। क्लियर? शादियों में आप लोग देखते होंगे, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को स्टडी किया जा रहा था, तो डिवाइस बन के आ गई ट्रांसफॉर्मर। भाखड़ा बांध से यहाँ तक लाइट पहुंच गई, किसके बेस पे? ट्रांसफॉर्मर के बेस पे। तो ये नई नई टेक्नोलॉजी हमें चाहिए थी, तो उसके लिए मैक्सवेल ने क्या किया? उन्होंने फिजिक्स को डीपली स्टडी किया। क्लियर? तो नई स्टडी के बेस पे, यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी की अगर जरूरत पड़ी जब जब इंसान को, तो क्या किया उसने? फिजिक्स को डीपली स्टडी किया। तो इस तरीके से फिजिक्स है वो क्या है? बहुत ही एक्साइटेड सब्जेक्ट है। तो ये आज मैंने आपको क्या बताया? स्कोप्स बताए फिजिक्स में, फिजिक्स के साथ आपको बेसिक इंट्रोडक्शन बताया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज को कैसे मेजर करते हैं, मेजरेबल कैसे है वो, हम उनको फिजिकल वर्ल्ड में मेजरेबल क्वांटिटीज को पढ़ेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट के चैप्टर के अंदर। इसके अलावा मैं आपको बता के चलूंगा कि फिजिक्स के अंदर कितने टाइप के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं और फिजिक्स के अंदर कितने टाइप के फंडामेंटल फोर्सेस हैं, जिनको आप क्या करोगे? होल लाइफ में, कंप्लीट लाइफ के अंदर पढ़ के चलोगे। उनके बिना कोई भी लॉ, कोई सी प्रिंसिपल डिस्कवर होना क्या है? इम्पॉसिबल है। तो आज मैंने आपको फिजिक्स के साथ क्या क्या इंट्रोडक्शन कराया। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो फिजिक्स के नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। और अब आप कह सकते हो कि एग्जाम ओरिएंटेड आप कंपटीशन बेस्ड सब्जेक्ट को क्या करोगे? आगे से पढ़ना स्टार्ट करोगे। क्लियर? तो आज हमने क्या किया है? सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन किया है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा, और अगर नहीं लगा है तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब हम आएंगे तो आप लोग क्या करोगे? फिजिक्स को एक इजी कंसेप्ट के अंदर पढ़ने की शुरुआत करोगे। यानी कि हार्ड सब्जेक्ट मानने वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो भी फिजिक्स को क्या बोलेंगे? बिल्कुल इजी सब्जेक्ट मानने लग जाएंगे। क्लियर? तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, गुड बाय टू ऑल।